Hello student, today we will discuss Flamingo. First chapter of Flamingo is the last lesson, written by Alfonso Daudet. In this chapter, we will discuss, first of all, we will discuss Alfonso Daudet. Alfonso Daudet was born in 1840 and he was died in 1897. He was a French novelist and short story writer. The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War 1870 to 1871, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. Prussia then consisted of what now are the nation of Germany, Poland and parts of Austria. In this story, the French district of Alaska and Lorraine have passed into Prussian hands. Read the story to find out what effect this laid on life at school. Let's start the chapter. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamill had said that he would question us on participle and I did not know the first word about that. I started for the school. उस दिन मैं स्कूल के लिए वेरी लेट दैट मॉर्निंग, उस दिन मैं स्कूल के लिए बहुत देर हो गया था, बहुत देर से चला था, बहुत देर हो गई थी उस दिन स्कूल के लिए, एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ आ स्कॉल्डिंग, और मुझे फटाफट करने से बहुत डर लग रहा था, डर था कि कोई काम फटाफट करने से देर ना हो जाए, विशेष रूप से इसलिए, स्पेशली बिकॉज एम हैमिल हैड सेड, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि एम हैमिल हमेशा से कहते थे, उनका कहना था that he would question us on participle, कि वो हमसे सवाल पूछेंगे, किस पर सवाल पूछेंगे? Participle. And I did not know the first word about that, और मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था. For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. क्षण भर के लिए मैंने स्कूल से भागकर बाहर दिन बिताने के बारे में कभी भी सोचा नहीं था. It was so warm, so bright. कैसा सुहाना, कैसा गर्म, कैसा चमकीला दिन था. The birds were chirping at the edge of the woods. जंगल के बाहरी छोरों पर पक्षी चहचहा रहे थे. And in the open field back of the sawmill, the Persian soldiers were drilling. और आरा जो मिल थी, एक मिल थी वहाँ पर, आरा मिल, उसके पीछे खुले मैदान में पर्शियन जो सैनिक थे वो परेड कर रहे थे. आपने परेड देखी होगी 26 जनवरी को, 15 अगस्त को दिल्ली में. It was all much more tempting than the rule for participle, but I had the strength to resist and hurried off to school. यह सब पार्टिसिपल के नियमों की अपेक्षा कहीं अधिक लुभावना था. यानी मुझे पार्टिसिपल के बारे में जानना या बताना अपने सर को अच्छा नहीं लगता था. मुझे अच्छा लगता था बाहर जाकर उन सैनिकों को परेड करते हुए, वो लुभावना सीन मेरे दिमाग में घूमता रहता था. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तब नोटिस बोर्ड के सामने भीड़ लगी हुई थी. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battle, the draft, the orders of commanding officer, and I thought to myself without stopping. जब भी कोई भी बात होती थी तो सारे के सारे वहाँ से ऑर्डर आते थे, कोई भी आदेश निकलना होता था तो वो वहाँ से निकलता था. सारी खबरें अच्छी हो बुरी हो, युद्ध की, पराजय की, सूखे की, सारी की सारी जितनी भी समाचार होते थे, जितनी भी खबरें होती थी,
जितने भी आदेश होते थे वो वहीं से आते थे। बिना रुके मैंने सोचा कि लाओ उसको एक बार देख लें कि आखिर व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या हो गया, क्या हो सकता है, क्या बला आ गई। Then as I hurried by as fast as I could go, और मैंने बहुत जल्दी की, जितनी तेज मैं जा सकता था, as fast as जितनी तेज जा सकता था, I could go मैं गया। The blacksmith washer who was there with the apprentice reading the bulletin card after me। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति एक लोहार के पास से गुजरा और एक व्यक्ति वहां पर समाचार पढ़ रहा था। वो अपने चेलों के साथ उस खबर को बता रहा था। वह मेरे पीछे से बोला, डोंट गो फास्ट बाबू, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। बाबू इतने तेज मत जाओ, तुम स्कूल काफ़ी वक्त से पहुंच जाओगे। इतनी जल्दी अगर तुम जाओगे तो स्कूल में जो है जल्दी पहुंच जाओगे। आराम से जाओ, ज़्यादा जल्दी मत करो और आराम से स्कूल पहुंच जाओगे और बहुत सारा तुम्हारे पास समय भी रहेगा। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा वो मुझसे मजाक कर रहा है, मेरा मजाक बना रहा है। एंड रीच्ड एंड हैवन लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है और हाँफता हुआ एम हेमिल के पीछे बगीचे में पहुंचा। यूजुअली when school began there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and the closing of desk, lesson repeated in the union very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table। हमेशा की तरह स्कूल के आरंभ होने के समय बहुत शोर होता था, जिसे बाहर सड़क पर सुना भी जा सकता था। बहुत सारी डेस्कों का खुलना और बंद होना, बेहतर समझने के लिए अपने हाथों को अपने कान पर रखकर ऊंचे स्वर में पाठ दोहराया जाना, बार बार पाठों का लर्न होना और अध्यापक के बड़े रूलर बार बार मेज पर बजना, ये सब हमेशा जो है होता रहता था। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अब कुछ ऐसा शांत था, ऐसा स्टिल यानी रुका हुआ था जो अलग था। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning। मुझे आशा थी, मुझे उम्मीद थी कि शोर के बीच किसी की नज़र में आए बिना अपनी डेस्क पर पहुंच जाऊंगा, पर उस दिन वाकई चारों ओर ऐसी शांति थी मानो कि संडे की सुबह हो, मानो कि मॉर्निंग हो संडे की, और कोई भी स्कूल में ना हो। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ है। Through the window I saw my classmates already in their place and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm। मैंने खिड़की से अंदर झांका तो मैंने अपने सहपाठी को पढ़ते हुए अपने स्थानों पर चुपचाप बैठे हुए देखा और एम हैमल अपने लोहे की भयंकर जो रूल उनके पास हुआ करती थी अपने बगल में दबाए हुए इधर उधर घूम रहे थे। I had to open the door and go in before everybody। मुझे दरवाज़ा खोलना था और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। सब लोग मुझे देखने लगे। You can imagine how I blushed and how frightened I was। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि मैं कितना डरा हुआ था और मैं कितना शर्मिंदा हुआ था। But nothing happened, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ।
किसी ने कुछ भी नहीं कहा। एम हैमिल saw me and said very kindly, go to your place quickly, little friends। प्यारे बच्चे, नन्हे फ्रेंड्स, अपनी जगह पर जल्दी से जाकर बैठ जाओ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक टीचर, तो उस टीचर ने कहा, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही कक्षा को प्रारंभ करने जा रहे थे, लेकिन अब तुम आ गए हो तो आओ और आकर बैठ जाओ। I jumped over the bench and sat at my desk। मैं कूद कर दौड़ कर गया और अपने स्थान पर जाकर बैठ गया। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days। मैंने देखा, जब मैं अपनी बेंच पर जाकर बैठ गया, जब तक अपने डर पर मेरा काबू ना हो गया, मैं पहले क्योंकि डरा हुआ था, मैंने ये नहीं देखा कि मेरे टीचर, मेरे अध्यापक बहुत ही सुंदर सा हरा कोट पहने हुए हैं, बहुत ही शानदार कमीज पहने हुए हैं और पूरी तरह से कड़ी हुई छोटी सी रेशमी टोपी पहने हुए हैं, जिसे वह केवल कभी कभी इंस्पेक्शन के दिन या कभी पुरस्कार वितरण के दिन वो पहना करते थे। Besides, the whole school seems so strange and solemn। जबकि सारा स्कूल, यानी कि पूरा का पूरा जो स्कूल था, इतना विचित्र और गंभीर लग रहा था, स्ट्रेंज लग रहा था, सब सीरियस बैठे हुए थे। The whole school seems to stand and solemn, but the thing that surprised me, लेकिन एक चीज थी जिसने मुझे आश्चर्य में डाल दिया, एक बात ने मुझे हैरान कर दिया। Most was to see on the back benches that were always empty, कि जिस बेंच पर, बैक बेंच पर जो बच्चे कभी नहीं आते थे, कभी भी नहीं आते थे, the village people sitting quietly like ourselves, वो भी हमारी तरह बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं। या बेंच बेंचर जो आते भी हैं वो बहुत शोर करते हैं पीछे बैठकर, आप लोग भी बहुत शोर करते हैं। Old Hauser with his 3-cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several other besides, जो हमारी तरह शांत थे वो बच्चे, उन्होंने अपना तिकोना टोप पहने बूढ़ा औसत, भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर और इनके अतिरिक्त कई हर प्रकार के व्यक्ति उदास लगता था। Everybody looked sad, हर कोई उदास था, हर व्यक्ति वहाँ पर उदास था। And Hauser had brought an old primer thumbed at the edge, and he had it open on his knees with his great spectacle lying across the pages। और वो बूढ़ा हौसर एक पुरानी प्राइमर लेकर आया था, उसके किनारे मुड़े हुए थे और इसने इसे अपने घुटनों पर खोल रखा था, पूरा फैलाया हुआ था। और उसका बड़े चश्मे, उसकी जो बड़े आंखें थी, चश्मा आंखें पेजों के बीच में पड़ा हुआ था, यानी वो उस चश्मे को हटा के अपनी आंखों को बड़ा करके अपने चश्मे को उसने पेजों पर रख दिया और वो वहाँ पर जो है प्राइमर को अपने पैरों पर फैलाए हुए था। While I was wondering about it all, M. Hamill mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children." जब मैं इस सब के बारे में विस्मित हो रहा था, एम हैमल अपनी कुर्सी पर चढ़ गया और उसी गंभीर और शांत स्वर में जो उसने मुझसे बात करते हुए अपनाया था, बोला, मेरे बच्चों, प्यार से बोला, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। ये आखिरी लेसन है
जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। The order has come from Berlin to teach only German in the school of Alaska and Lorraine। जो आदेश है वो आ चुका है। कैसा आदेश? बर्लिन से आदेश आया है कि अल्सैक और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ओनली जर्मन, सिर्फ जर्मन भाषा को पढ़ाया जाना था, ऐसा आदेश आया था। I want you to be very attentive. What a thunderclap these were to me। और जो आदेश आया था मुझे उसका पालन करना होगा। नया अध्यापक कल आ रहा है। बर्लिन से हुक्म आया है कि अल्सैक और लॉरेन के स्कूलों में जर्मन भाषा पढ़ाई जाए और जो न्यू टीचर है वो कल आ रहा है। यह तुम्हारी फ्रांसीसी भाषा का अंतिम पाठ है, इसके बाद कोई भी पाठ नहीं होगा। Oh, the wretches that was what they had put up to the town hall। और इसके बाद क्या होगा? वो कह रहा है कि अंतिम पाठ पढ़ाने के बाद, यानी कि लास्ट लेसन पढ़ाने के बाद फ्रेंच भाषा में जो है, इसके बाद आपके स्कूल में फ्रेंच भाषा की पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि आदेश आया है कि आपके स्कूल में जर्मन भाषा की पढ़ाई जाएगी। नया अध्यापक आ रहा है और वो तुम्हें फ्रांसीसी भाषा का पाठ नहीं पढ़ाएगा, अब वो तुम्हें जर्मन भाषा पढ़ाएगा। My last French lesson, why I hardly knew how to write, I should never learn any more। मेरे अंतिम फ्रेंच का पाठ, अंतिम फ्रांसीसी जो भाषा है, फ्रेंच बोलते हैं उसको, फ्रेंच का जो पाठ है वो कह रहा है I hardly knew how to write, मुझे तो ठीक से लिखना भी नहीं आया था अभी। I should never learn any more, अब मैं आगे बिल्कुल भी न पढ़ सकूंगा न सीख सकूंगा। I must stop there then, अब मुझे यहीं रुकना होगा। Oh how sorry I was for not learning my lesson, for seeking birds' eggs or going sliding on the shore। मुझे कितना दुख हो रहा है कि पक्षियों के अंडे खोजने या सार पर फिसलने के लिए मैं अपने पहाड़ छोड़कर जाता था। मैं बड़ा मज़ा करता था, घूमता था, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करता था, लेकिन अब मुझे ये सारा मज़ा नहीं मिलेगा। आगे बोलता है वो, My books that had seen such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I could not give up। मेरी पुस्तकें जो अभी कुछ देर पहले ही बकवास नजर आ रही थी, कुछ लोगों को पढ़ाई बकवास लगती है ना, उन्हें उठाकर चलना कैसा बोझ लगता था, अब वे ही ग्रामर, वही जो है संतों का इतिहास, बहुत सारे भारतीय इतिहास, ऐसे पुराने या फ्रांसीसी इतिहास, जो भी इतिहास जहाँ कभी पढ़ाया जाता है, जिस देश में, हमारे देश में भारतीय इतिहास पढ़ाया जाता है, फ्रांस में फ्रांस का इतिहास पढ़ाया जाता होगा और जर्मन में जर्मनी का इतिहास पढ़ाया जाता होगा। हर देश में उस देश का इतिहास पढ़ाया जाता है। तो कह रहा है कि ये जो ग्रामर है, ये जो इतिहास है, ये जो अभी बकवास लगता था सबको या मुझे लगता था, अब ये मुझे ऐसे पुराने मित्र लग रहे थे जिसे मैं अब छोड़ नहीं सकता था, मैं कभी भी इन्हें छोड़ नहीं सकता था। And am hammered to the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was। जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता था और ये सोचकर कि वह अब जा रहा था और अब मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगा, एम हैमेल के जो रूलर था उसकी विचित्रता को भूल गया। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes
and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. जो अभी नज़ारा आपको बताया था कि वहाँ पर पोस्ट मास्टर भी था, वहाँ पे गांव के और बूढ़े बूढ़े लोग भी थे, वो इसी वजह से इकट्ठा हुए थे क्योंकि ये उनके टीचर का अंतिम लेसन था। इसके बाद वो कोई लेसन पढ़ाने वाले नहीं थे और उनको ये छोड़कर जाना था, इसलिए सब लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। अंतिम पाठ के सम्मान में, लास्ट लेसन के रिस्पेक्ट में, सम्मान में उसने रविवार के दिन पहले जाने वाले, जो हमेशा रविवार को कोई ओकेजन पे